हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे टारगेट RIMC एग्ज़ाम में विद महायज्ञ सीरीज। सो स्टूडेंट, यहाँ तक हम कर चुके हैं अभी तक 11 आहुति, आज 12 आहुति हम करने वाले हैं फ्रॉम योर जनरल साइंस। यहाँ मैं आपको आज फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस देने वाली हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट इन RIMC, बने रहे हमारी सीरीज़ के साथ। और यहाँ आपको बिना विघ्न के साथ अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये महायज्ञ सीरीज कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए क्वेश्चंस का भंडार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज नंबर 12 और आहुति 12। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन फॉर RIMC, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, तो यू कैन विजिट अवर ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल, इवन यू कैन विजिट और ज्वाइन अवर हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बेटर रिजल्ट। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हॉस्टल विजिट करने से पहले हमारी एप्लीकेशन पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर सारा कोर्सेज का पूरा नॉलेज ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो है www.geometryschool.in। आप 24/7 इन नंबर पर भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ज्योमेट्री स्कूल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इस तरह का लोगो दिखाई देगा, इस ऐप को आप यहाँ से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं with live classes or the recorded lectures. So student, visit our hostel that is in Bagpat. सो स्टूडेंट, हॉस्टल की हम बात करें तो जनवरी से नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, 1 जनवरी से फॉर RIMC के लिए। जो जून में RIMC का एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए 1 जनवरी से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप 1 मंथ कोर्स भी अवेल कर सकते हैं, 3 मंथ्स के लिए भी, इवन 6 मंथ, और आप कंप्लीट 1 ईयर प्लान यहाँ पर ले सकते हैं। हमारे हॉस्टल में प्रिपरेशन कराया जाता है RIMC के लिए RMS सैनिक स्कूल नवोदय एज वेल। सो स्टूडेंट, लेट नहीं करना है, जल्दी करें क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आप हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका कोई सिलेबस का पोर्शन छूटेगा नहीं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में आपको प्रॉपर फैकल्टी के साथ क्लासेज होंगी, ग्रुप डिस्कशन है, प्रॉपर मैस है फॉर योर हाइजीनिक रिफ्रेशमेंट। सो विजिट आवर वेबसाइट और विजिट आवर हॉस्टल फैसिलिटी। सो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं GS के अगेन 50 क्वेश्चन दैट आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आपने अभी तक प्रीवियस आहुति को स्किप नहीं किया होगा। अगर आप 55 अबव मार्क्स लाना चाहते हैं GK सेक्शन में, तो हमारी आहुतिज में जो हम आपको महायज्ञ सीरीज में 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन देने वाले हैं, इनको आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एज इट इज सेम लैंग्वेज के साथ आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको कोई भी आहुति स्किप नहीं करनी है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जनरल साइंस, और ये क्वेश्चन है हमारा विटामिन से, क्योंकि स्टूडेंट डेफिशिएंसी डिजीज पर एवरी ईयर 1 और 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक माइक्रोबियल डिजीज से और एक डेफिशिएंसी डिजीज से। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डैश डेफिशिएंसी लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड पेलेग्रा। किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कंडीशन जनरेट होती है, दैट इज पेलेग्रा। ऑप्शन ए विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन B3 नायसिन एंड विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। सो स्टूडेंट, विटामिन ए की बात करें तो यू नो दैट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। B1 की हम बात करें तो B1 की अगर डेफिशिएंसी होती है दैट इज थायमीन की, तो इट विल कॉज बेरी। यहाँ पर हम विटामिन 6 की बात करें तो इट विल लीड्स यू द इम्यून सिस्टम। प्रॉपर इम्यून सिस्टम, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है इम्यून सिस्टम का अगर विटामिन B6 की कमी है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पेलेग्रा कंडीशन की। पेलेग्रा कंडीशन की हम बात करें तो दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्किन डिजीज। यहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन होता है स्किन डिजीज का, लाइक इसको हम 4Ds के नाम से भी जानते हैं। 4Ds मीन्स यहाँ पर आपको डर्मेटाइटिस, स्किन प्रॉब्लम,
डिमेंशिया दैट इज योर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, थिंकिंग में, सोशल एबिलिटीज में आपको प्रॉब्लम होती है। डर्मेटाइजिस, डिमेंशिया, डायरिया आपकी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होती है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे इट इज फैटल, तो इट इज कॉज डेथ। तो 4Ds का यहाँ पर कंसेप्ट होता है, ये होता है आपका ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। अगर आपके अंदर नियासिन या विटामिन B3 को हम निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, और ये डिजीज इसी वजह से निकोटिनिक एसिड डेफिशिएंसी भी कहलाती है, NAD। तो विटामिन B3 की जो डिजीज है नियासिन की वजह से, वो क्या है, कौन सी डिजीज है, पेलेग्रा। और पेलेग्रा क्या करता है, इट कोज द स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आपको इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपको डायरिया होता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज 4Ds। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है विटामिन B3 नियासिन कॉज द कंडीशन ऑफ पेलेग्रा। चलिए, आई होप आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरे साथ आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आज आपके 50 में से कितना स्कोर आप अचीव कर रहे हैं। इससे आपको अपनी फाइनल प्रिपरेशन का जजमेंट हो सकता है। तो चलिए, इन क्वेश्चंस का कलेक्शन आप अपने पास रजिस्टर में जरूर रखें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ दीज टाइनी पार्टिकल्स फाउंड इन द एटम्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट, लास्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था अबाउट द एटम। एटम कंटेन अ न्यूक्लियस दैट कंटेन इन इट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इन द आउटर मोस्ट शेल्स द रोटेटिंग शेल कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है बाय द मूवमेंट ऑफ दीज टाइनी पार्टिकल्स इन द एटम ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के जो एटम में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो कौन से पार्टिकल हैं जिनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सेमीकंडक्टर्स। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने रदरफोर्ड मॉडल में भी आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने इनका डिस्कवरी किया था कि जो हमारा एटम होता है उनकी शेल्स में एक पार्टिकल मूव करते हैं, टाइनी पार्टिकल, दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, तो स्टूडेंट बात करें अगर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ वायर, तो यही इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं कंडक्टर में तो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Move on to the question number 3. You know that anions are attracted to the dash. Anions किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो वी कैन से दैट अगर हम आयंस की बात करें तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं तब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं, तो दे विल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ आयंस। दे विल गेट पॉजिटिव चार्ज, दे विल गेट इधर नेगेटिव चार्ज। तो आयंस आर ऑफ 2 टाइप, कैटायंस एंड एनायंस। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे एनायंस होते हैं दे आर द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड कैटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। तो जो हमारे एनायंस होंगे अगर वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे, टू द पॉजिटिव। ये बात हमें क्लियर हो गई है बाय देयर चार्ज। तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज आयन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कैथोड। कैथोड इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जो आपका कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो हमारी कैथोड रेंज होगी, इलेक्ट्रोड होगी, तो उस पर हमारे कौन जाएंगे, एनायंस जाएंगे। और जो हमारी एनोड होगी दैट इज योर नेगेटिवली चार्ज, तो इस पर हमारे क्या जाएंगे, कैटायंस इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे कि वाटर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसी तरह HCl का सॉल्यूशन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक डाउन करते हैं तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हमारे एनायंस है वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स द कैथोड दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो A इज द करेक्ट आंसर। अपोजिट अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड। बच्चों मेन पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेंगे जहां से हमें आंसर हिट करना है। ऑन क्रॉप प्लांट्स, जब आपकी क्रॉप प्लांट्स लगे होते हैं कोई भी, तो उस पर वीड्स का कुछ हार्मफुल इफेक्ट दिया गया है। तो चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। पहले तो हमें वीड्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो दीज आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स
दैट ग्रो विद योर क्रॉप। जब आप अपनी क्रॉप को प्रॉपर मैन्योरिंग करते हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं के साथ कुछ अनडिजायरेबल स्पीशीज ग्रो हो जाती हैं, दे आर नोन एज द वीड्स। ओके, सो यहाँ पर हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, तो जब हम अपनी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, मीन्स मैच्योर क्रॉप को कट करते हैं, तो वो इनके साथ इंटरफेयर करते हैं। एब्सोल्युटली, अगर ये कट होंगे, हार्मफुल है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर इन्हें भी, ये भी उन्हीं के क्रॉप के साथ कट हो जाएंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दी, क्या ये हेल्प करते हैं क्रॉप प्लांट को हेल्दी होने में? नो, अगर ये हमारी क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो हो गए हैं तो ये उनके साथ compete करेंगे फॉर द न्यूट्रिएंट, तो इससे आपकी क्रॉप हेल्दी नहीं होगी, वो कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। दे compete विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। एब्सोल्युटली, अगर ये आपका क्रॉप है और उसी के साथ ये एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ये आपके क्रॉप के साथ इंटरफेयर, compete जरूर करेगा। दे अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, यस, अगर न्यूट्रिएंट्स की इनअवेलेबिलिटी रहेगी तो ये उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट? वीड्स को लेकर करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि वो compete करेंगे, एंड फोर्थ वन ऑल्सो करेक्ट कि वो हमारे प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे? अफेक्ट जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड वन इज इनकरेक्ट, वो आपके प्लांट को क्या करते हैं? वीक करते हैं, ना कि हेल्दी करते हैं। तो 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश आर द इनविजिबल वेव्स ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो यहाँ पर हमारी इनविजिबल वेव्स होती हैं, एनर्जी वेव्स जो होती है, कॉज्ड होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हम बात करें बेसिकली, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है बेसिकली? इट इज अ रेडिएशन जो जनरेट होती है इन अ मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो ये क्या करती हैं? इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है इन अ स्पेक्ट्रम। तो इनविजिबल वेव्स जो एनर्जी वेव्स होती हैं, कॉज्ड हुई हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर द रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज और ऑल आर ऑफ द all these are the electromagnetic radiation. These radiations are generated due to the movement of electron. It can be a radio waves, it can be a gamma rays, or these can be x-rays. All these are the invisible rays that are produced in the electromagnetic radiation. So D option is correct. Move on to the next question. Dash device is used to alter the voltage of an electrical supply. अगर आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई की आपको वोल्टेज को ऑल्टर करना है, you want to change it, you want to increase it or either you want to decrease it, तो what you have to use? You have to use a ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली यूज किया जाता है टू इंक्रीज द वोल्टेज। हम बेसिकली आपने देखा है ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ जनरेटिंग पावर जनरेटिंग स्टेशन। ये ट्रांसफॉर्मर कहाँ लगे होते हैं? टू इंक्रीज द वोल्टेज इन अ पावर जनरेटिंग स्टेशन में हम इन्हें यूज करते हैं क्या करने के लिए? हमें अपने अगर वोल्टेज के को ऑल्टर करना है, टू इंक्रीज और टू डिक्रीज, तो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज अ ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। डैश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। जनरेटर के प्रिंसिपल को किसने डिस्कवर किया है? तो अगर हम बात करें जनरेटर की, तो बेसिकली जनरेटर आपका क्या होता है? ये वर्क करता है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये तो जो हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं और जो जनरेटर होते हैं वो किस पर वर्क करते हैं? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो आपका ट्रांसफॉर्मर होगा, जनरेटर होगा, टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज और टू प्रोड्यूस द वोल्टेज, तो ये किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो किस साइंटिस्ट ने जनरेटर के प्रिंसिपल को डिस्कवर किया है? तो इट वाज फैराडे। फैराडे वाज द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर। इन्होंने ही सबसे पहला ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर इन्वेंट किया है इन 1831। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है जनरेटर का, टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज, इट वाज डिस्कवर्ड by the Faraday, or it was invented. Basically invention word we will use, so Faraday is the correct answer. America's space shuttle reached द एंड ऑफ द सोलर सिस्टम इज डैश। अमेरिका का स्पेस शटल है जो सोलर सिस्टम के एंड तक पहुंचा है। व्हाट इज दैट स्पेस शटल? तो रोवर, स्पिरिट, वॉयेजर 1, टेलीस्टार, पाइनियर 1। तो करेक्ट आंसर इज वॉयेजर फर्स्ट। ये हम क्या है? ये स्पेस में पहुंचने वाला और स्पेस के एंड तक पहुंचने वाला क्या है? पहला आपका स्पेसशिप, और वी कैन से दैट द स्पेस शटल जो कहाँ तक पहुंचा है? प्रॉपर स्पेस के एंड तक ये पहुंचा
पहुंचा है? तो दिस इज द वॉयेजर फर्स्ट इज द स्पेस शटल जो हमारे इंटर स्पेस तक एंड तक पहुंचा है. इट वॉज आई थिंक लॉन्च्ड इन 1977 और रीच अप टू द 2012 and continuously clicking the photographs or sending the photographs from there. So it was launched in 1977 by the America and this is Voyager first is the name. Move on to the next question. An influential statement and scientist who proved that lightning was actually an electrical spark. इलेक्ट्रिकल स्पार्क की अभी हमने बात करी है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो लाइटनिंग होती है वो बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर दैट कैन फ्लो करंट इटसेल्फ. तो यहाँ पर जो लाइटनिंग है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क है ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रिसिटी का और लाइटनिंग प्रोड्यूसिंग का जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको फॉर्म किया है कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की है बेसिकली, तो इट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन. तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ वाज गिवन बाय द विलियम ओम्स. फ्रांसिस हर्ट्ज की बात करें तो ही हैज एक्सपेरिमेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी और एज वेल एज ऑन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ मर्क्यूरी. फेराडे की अभी हमने बात की है, डिस्कवर्ड द ट्रांसफॉर्मर इन 1831. तो करेक्ट आंसर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द was the scientist who discovered the electricity or just proved that the lighting was actually a electrical spark due to the flow of the electrons. So B is the correct answer. Move on to the next question. Dash is an infectious disease caused by the virus and marked by fever, redness of eye, rash of pink spots on the body. Very simple, it is a virus disease. ये वायरस की वजह से होता है जिसमें फीवर इसका से जो इन्फ्लेमेशन होता है वो है रेडनेस, फीवर का आना, बॉडी पे पिंक कलर के रैशेज होना. तो इट इज पेलेग्रा हम पढ़ चुके हैं अभी डेफिशिएंसी डिजीज में, बट ये हमारी माइक्रोबियल डिजीज है क्योंकि वायरस इज कॉजिंग दिस डिजीज. मिजेलिस को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज द रेस्पिरेटरी डिजीज और एयरबोर्न डिजीज जिसको हम कहते हैं. तो करेक्ट आंसर इज स्मॉल पॉक्स और चिकन pox is the disease that cause the marked of fever, redness of eyes and there are the rashes on the body. और आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीनेशन और सबसे फर्स्ट वैक्सीनेशन बना था दैट इज बाय द एडवर्ड जेनर, जिन्होंने इसके लिए स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस हम बोलते हैं, जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की खोज की है वो किसने की है? एडवर्ड जेनर. और इन्होंने ही स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया था. तो डी इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल पॉक्स. Next question. Tiny worms which block the lymph vessels are responsible for the infection of the body with the disease. Tiny worms हमारे lymphatic vessels को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं. lymphatic vessels जनरली होते क्या है? lymphatic system होता है हमारी बॉडी में जो मेंटेन करता है बॉडी के फ्लूइड्स को एंड ऑल्सो हेल्प इन द इम्यूनाइजेशन और हमारी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज. इम्यूनाइजेशन करता है और हमें बॉडी फ्लूइड सिक्रेट करता है जो हमें वेरियस डिजीजेस और इन्फेक्शन से बचाते हैं. तो टाइनी वर्म्स होते हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक वेसल्स को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं. और ये डिजीज कौन सी होती है और किसकी वजह से होती है? नॉट रिकेट्स इज अ डेफिशिएंसी डिजीज. रैबीज इज कॉज्ड ड्यू टू द बाइटिंग ऑफ द मैड डॉग और द मंकी. टिटनेस अकर ड्यू टू द वाउंड्स. फ्लेरेसिस इज द करेक्ट आंसर. फ्लेरेसिस हम बात करें तो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस होते हैं जो कोज करते हैं ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फ वेसल. ये वर्म्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिम्फ सिस्टम में. तो क्योंकि ये फ्लूइड्स को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं. तो दीज आर द थ्रेड लाइक वर्म. फ्लेरिया जो होते हैं, फ्लेरिया आर केम इन द जीनस ऑफ वर्म्स. तो फ्लेरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में वर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं. तो फ्लेरियसिस इज द करेक्ट आंसर दैट अफेक्ट आवर ह्यूमन lymphatic system that generates certain fluids that provide us immunity against the various infections. So filariasis is the correct answer. Move on to the next question. Which of the following enzyme present in saliva? कौन सा एंजाइम हमारी बॉडी में सलाइवा में प्रेजेंट होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च? यू नो दैट सलाइवा में जो हमारा एंजाइम होता है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का. स्टार्च क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट विल ब्रोक डाउन सिंपली इनटू द अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन. और फिर जो फर्दर किसमें
कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूकोज। तो इस तरीके से हमारे माउथ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है इनटू द ग्लूकोज। तो कौन सा एंजाइम है जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, तो अगर हम उसे कॉमन लैंग्वेज में बोले तो इट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, लेकिन हमें इन ऑप्शन में से चूज करना है तो करेक्ट आंसर इज टायलिन। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे टायलिन। तो द अदर नेम ऑफ टायलिन इज सलाइवरी अमाइलेज। टायलिन इज द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन अवर सलाइवा फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज में तो नहीं डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा, पहले अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में, देन फर्दर ये जाके कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड्स। पैप्टिन प्रेजेंट होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक में, और रेनिन हमारा एक एंजाइम होता है जो किडनी में हेल्प करता है फॉर एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए। तो रेनिन इज अ एंजाइम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हुआ टायलिन, और एग्जाम में सलाइवरी अमाइलेज भी इसका नाम आ सकता है। आई होप यहाँ तक अभी आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। आप मुझे जरूर बताएंगे कितना स्कोर आज आपने गेन किया है। ए डैश इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। जो हमारा रिप्रोडक्टिव फ्लावर होते हैं मीन्स हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लाइक हिबिस्कस और चाइना रोज जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो दिस इज अवर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कंप्लीटली पिस्टिल। तो दिस इज नोन एज पिस्टिल। तो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो स्टेमन क्या होगा, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर दैट कंटेनिंग द फिलामेंट एंड एंथर। ओके, तो दिस इज अवर हिबिस्कस फ्लावर। ये हम इसे ज्यादा जो हम स्टडी करते हैं वो हिबिस्कस फ्लावर पे करते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में चाइना रोज और गुड़हल भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज इट इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर, इट कंटेन बोथ द सेक्सेस ऑन अ सिंगल फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया स्टेमन दैट कंटेन फिलामेंट और एंथर, एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट कंटेन स्टिग्मा, style and ovary. So B is the correct answer. Move on to the next question. In plant growth is due to the dash tissue. जो हमारे plants होते हैं continuously grow करते हैं because of the which tissue? Permanent, meristematic, tasmania, parenchymatous. तो हमारे जो meristematic tissue होते हैं that are also known as the dividing tissue. तो dividing tissue की वजह से ही plant cell क्या करेंगी, टिप पर प्रेजेंट होते हैं, लगातार डिवाइड करती रहती हैं। जब ये पूरा मैच्योर हो जाती है, डिवाइड कर जाती है, तब हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिन्हें हम सिंपल टिश्यू भी बोलते हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू द परमानेंट टिश्यू। तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो किसके टिश्यू की वजह से होती है, ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट्स, stems, branches, leaves of a plant are called it dash part, gametic part, somatic part, vegetative part और pistil। तो जो हमारे roots, stem, branches और leaves होते हैं these are the vegetative parts of a plant। vegetative propagation भी इन्हीं की वजह से होता है, means जब plant का कोई भी part क्या कर सके, नए plant को arise कर सके। जैसे हमने last पढ़ा था bryophyllum leaf में, इसी तरह potatoes की आई से नया potato का plant grow होना, तो these are known as vegetative part। और इन्हीं से नए प्लांट का ग्रो होना, द प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पर जो रूट, स्टेम्स और ब्रांचेस होती हैं, लाइक ब्रांचेस का यूज कहाँ होगा, रोज में जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं। लीव्स का एग्जांपल ब्रायोफाइलम के लिए हो गया, इसी तरह स्टेम का एग्जांपल हमारे शुगर केन के लिए और पोटैटो के लिए हो जाएगा। रूट्स की हम बात करें तो जिंजर के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A wild goat having long curved horn is found in the mountain region of Europe, Africa and Asia। Mountainous region में गोट पाई जाती हैं जिनके long और curved horns होते हैं। तो this is musk goat। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, gnue, alpaca और ibex। Ibex is the name of the goat that contain the long curved horns and found in the Europe, African, Asian region। तो D is the correct answer। The berries of this plant contain poisonous substance atropine। ये हमारा एक berries plant होता है that contain a small berries that contain a chemical that is known as atropine and also called belladonna। इनका जो scientific name है वो क्या है इस plant का, एट्रोपा, क्योंकि it contain a substance that is called atropine, एट्रोपा belladonna। This is the scientific name of this plant। and what is the common name of this plant that contain a berries of poisonous substance in deadly nightshade is shade। इस plant को हम क्या बोलते हैं, deadly nightshade। और ये कहाँ पाया जाता है, basically it is found in the Europe, Western Asia,
वेस्टर्न एशिया पोर्शन में, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका में ये मिलता है। तो ये प्लांट की जो स्पीशीज है वो वेस्टर्न अफ्रीका में, वेस्टर्न एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, डेडली नाइट शेड दैट कंटेन अ पॉइजनस बेरीज दैट कंटेन अ केमिकल दैट इज नोन एज एट्रोपिन, एंड द बायोलॉजिकल और द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट इज एट्रोपा बेलेडोना। दिस प्लांट इज नोन एज डेडली नाइट शेड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question. मधुबनी पेंटिंग्स आर ड्रॉन विथ थिक लाइंस। मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं जिनमें कोई भी रानियां हैं जो ड्रॉ की जाती हैं विद द थिक लाइंस। दे डिपिक्ट द लाइफ ऑफ गॉड एंड मैथोलॉजिकल फिगर। कोई भी गॉड की लाइफ जिसमें हम पूरा शो करते हैं, लाइक राधा कृष्णा की बना दिया, माइथोलॉजिकल फिगर हमने बना दिया। इट इज ओरिजिनेटेड। तो जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं वो कहाँ से ओरिजिन हुई है, RIMC के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये टेक्निक कहाँ की है, बिहार। बिहार में भी कहाँ, मिथिला रीजन ऑफ बिहार, मिथिला के बिहार रीजन की ये मोस्ट फेमस पेंटिंग्स होती हैं, दैट इज नोन एज मधुबनी पेंटिंग्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question. खिचड़ी अमावस्या is celebrated in dash in which Lord Yakas is invited and offered खिचड़ी। खिचड़ी अमावस्या की रात पर यहाँ खिचड़ी बनाई जाती है और लॉर्ड याकाश को इनवाइट करके उनको ये ऑफर की जाती है। तो ये कहाँ पर होता है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द वेस्टर्न कश्मीर। जो कश्मीर के पंडित्स होते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टैटिक जीके में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। डैश इज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया अराउंड 300 BC। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री से हर बार ये क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और पहला सिविलाइजेशन कौन सा है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिद्धू घाटी सभ्यता, और इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसलिए दिस इज द ओल्डेस्ट, यहाँ पर सबसे पहला सिविलाइजेशन है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें हमारा मेटल भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये ब्रोंज मेटल सभ्यता भी कही जाती है, इसमें ब्रोंज मेटल हुआ करता था सबसे पहले फाउंड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट और द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Move on to the next question. Which of the following did Alfred Barrett Nobel invent? Barrett Nobel ने जो सबसे पहले क्या इन्वेंट किया था, तो ही इन्वेंटेड अ डायनामाइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है RMS के लिए एज वेल एज फॉर RIMC के लिए, जहां पर आपका जीके से डिस्कवरी और साइंटिफिक डिवाइसेस से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो वहां पर ये डायनामाइट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही इन्वेंटेड अ डायनामाइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। In which area of physics was Albert Einstein awarded the Nobel Prize in 1921? एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये स्पेशल और जनरल थ्योरी बना दिया गया है इसी में ही। तो ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट किया है फिजिक्स में, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, ये वही है जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं कि बम्बार्डमेंट और द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट हिट अ मटेरियल। जब भी एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट किसी मटेरियल को हिट करती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन such as light hit any material। जब किसी भी मटेरियल को कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइक दब्बी वेव क्या करेंगी, किसी को हिट करेंगी, तो एट दैट टाइम द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फिजिक्स के लिए हर प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहा है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। It is unfortunate fact that we can secure peace only by preparing for war. Who gave this slogan? ये स्लोगन किसने दिया था कि एक अनफॉर्चुनेट है कि किसी भी तरह के पीस को लाने के लिए हमें वॉर के लिए तैयार होना पड़ता है। तो दिस स्लोगन वाज गिवन बाय जॉन एफ कैनेडी। एक स्लोगन RIMC में जरूर आता है, चाहे वो कोई हिस्ट्री से हो या वो किसी भी एक अच्छे पॉइंट या ऑथर का हो, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। तो जॉन एफ के कैनेडी ने स्लोगन दिया था कि इट इज अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट वी
we have to, for securing peace we are only preparing for fire. तो C is the correct answer for this question. Now move on to the next question. So student, before that, अगर आपको इसी तरह का क्वेश्चंस का भंडार at your home, अपने घर पर अपनी प्लेस पर चाहिए, तो you can join any of our course for the preparation of RIMC RMS. हमारी वेबसाइट पर आपको हर एग्जाम के लिए यहाँ पर कंप्लीट पैकेज मिलेगा. कंप्लीट पैकेज मीन्स वी हैव अ कंप्लीट कोर्सेज फॉर ऑल दीज एग्जाम्स. फॉर एग्जाम्पल आई कैन शो यू क्लास 6 के लिए हमारे पास परमवीर कोर्स है, जहां पर आपको कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, हर रिकॉर्ड के बाद टॉपिक वाइज क्विज है, उसके बाद मिक्स क्विज है, ई नोट्स हैं पीडीएफ की फॉर्म में. महावीर में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा, टॉपिक वाइज क्विज आप ले सकते हैं. वीर पैक जो कि इस टाइम के लिए सबसे सुटेबल पैक है आपके लिए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, क्योंकि दिस इज द टाइम ओनली फॉर प्रैक्टिस. इस टाइम आप नया बहुत ज्यादा नहीं कुछ पढ़ सकते हैं, बट इस टाइम पर आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसी तरह अगर आप यू वांट टू प्रिपेयर फॉर RMS 9 तो आप हमारा जैगवर कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. रुद्र ले सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा. उसी के बाद आप हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री कोर्स अगर 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चिनूक परचेज कर सकते हैं विद द कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस, देन टॉपिक वाइज क्विज, देन मिक्स क्विज, देन हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, देन लाइव टेस्ट. इसी के बाद अगर आप इस टाइम पर लेना चाहते हैं तो ये तेजस विल हेल्प यू सो मच. क्लास सैनिक 9th के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बॉयज, तो आप अशोका, कीर्ति, शौर्य, हमारा अशोका कोर्स कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, एग्जाम बूस्टर, सैम्पल पेपर, ई नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर. कीर्ति में आपको टॉपिक वाइज क्विज से मिलेगा और शौर्य में आपको हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर. इस तरह से हमारी वेबसाइट पर कंप्लीट पैकेज बनाए हुए हैं कि किसी को भी एनरोल कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओनली यू हैव टू पे द मनी जितना वो शो कर रहा है कोर्स, और आप अपना ऑनलाइन अपनी आईडी क्रिएट करके कोई भी कोर्स से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है. अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपका इनमें से किसी भी स्कूल में सिलेक्शन हो, तो आपको इस समय जरूरत है लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस के भंडार की. तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपडेटेड क्वेश्चन यहां से ले सकते हैं. RIMC क्लास के 8th के लिए हमारा कंप्लीट लेक्चर कोर्स है जिसमें आपको इसी तरह का कंप्लीट पैकेज मिलेगा. जीके के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट और टॉपिक वाइज क्विजेस. तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्योमेट्री ऐप पर आप जाके, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. ज्योमेट्री ऐप पर आपको सब कुछ फुल फ्लैश प्रिपरेशन के लिए सारा मटेरियल मिल सकता है. तो चलिए स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड टूथ डीके कोज. अगर आपके ब्लीडिंग गम्स हैं और इन्फेक्शन हो रहा है तो इट मींस टूथ डीके कंडीशन क्या हुआ है? नॉट रिकेट्स, बोन डिस्कवरी होता है. स्कर्वी में आपका लिप्स पर प्रॉब्लम होता है. बाइल इन्फेक्शन नहीं है, इनकरेक्ट है. पायरिया इज द करेक्ट आंसर. जब आपके टीथ ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है दांतों में, गम्स में मसूड़ों से ब्लीड आता है, ब्लड आता है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज पायरिया. RIMC में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है और रिपीट होने के चांसेस है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेस्टिस, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिक्रीट डैश. इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? लास्ट आहुति में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करा था, तो वहीं पर आपको मैंने शो की थी. दिस इज द मेल ग्लैंड, मेल में पाई जाती हैं. तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, नन ऑफ दीज. तो टेस्टिस विल गोइंग टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स आफ्टर मैच्योरिटी. तो सी इज द करेक्ट आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में ही बताई थी, मास्टर ग्लैंड होती है. और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी? इंसुलिन, नो, इट इज सिक्रेटेड बाय पेंक्रियाज. ग्लूकागन, नो. TSH, thyroxine. Thyroxine will going to secrete by the thyroid gland. So pituitary is your master gland that will activate the other gland. So it will activate your thyroid gland by secreting which hormone? TSH, thyroid stimulating हार्मोन. जब तक ये TSH सिक्रीट नहीं करेगी तब तक आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं होती है फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन और फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ आयोडीन. तो विच हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड अमंग दीज? TCH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है दैट विल हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ अदर ग्लैंड लाइक FSH, TSH, vasopressin. These are the activating hormone to activate the other organs. तो C is the correct answer.
मशरूम इज जो मशरूम एडिबल मशरूम्स भी आपने देखे हैं, आप खाते भी हैं, मशरूम की सब्जी बनाई जाती है। तो जो एडिबल मशरूम होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। नो हेट्रोट्रोप्स डिपेंड ऑन अदर्स। नो सैप्रोफिटिक, दे विल ग्रो ऑन द डेड एंड डीके। तो मशरूम इज बेसिकली अ फंगस। और कौन सा फंगस, इट इज अ एडिबल फंक्शन, दैट इज this is a edible fungus or it is non green, it cannot prepare its own food, that's why it is not an autotroph। तो ये क्या है, ऑटोट्रोफ नहीं है, तो इट इज अ फंगस जो शेल्टर के लिए और फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वेन्स ऑलवेज फ्लो, वेन्स अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली। जो वेन्स होती हैं आपकी वो ब्लड को हमेशा अलाउ करती है टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, टुवर्ड्स द लंग, अवे फ्रॉम द लंग्स। तो जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड को लेके आती हैं किसके पास, टू द हार्ट। क्यों, क्योंकि जब तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास नहीं जाएगा तब तक वो उसको पंप करके लंग्स के पास तक नहीं भेजेगा। क्यों जाना है वहां तक, टू बिकम इट अगेन ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि हमारे ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव करता है अगेन टू द हार्ट और हार्ट उसको भेजता है टू द लंग्स फॉर अगेन ऑक्सीजनेशन। तो जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड कंटेनिंग CO2 आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो वेन्स अलाउ the blood to flow towards the heart। तो A is the correct answer। Move on to the next question। Due to the contraction of eyeball, जब आपका eyeball contract हो जाता है तो long sighted eye can only see, long sighted side कब देख पाएंगे, जो आपका long sighted, जब आपकी long sighted eye को आपको means दूर की चीजें देखनी है तो how can you farther object see, by लुकिंग द फार्दर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्ट बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको कौन सा लेंस यूज करना होगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज अ कन्वर्जिंग टाइप लेंस जो आपकी क्या करेगा, रेटिना पर इमेज बनाएगा जाकर। तो दिस इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। मैं आपको ये शो कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ यू कैन सी हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनने लग जाती है, बिहाइंड द रेटिना। और अगर बिहाइंड द रेटिना इमेज बनेगी ऑन द ब्लाइंड स्पॉट तो आपको क्लियर नहीं होगा। हाइपरमेट्रोपिया में आपकी लॉन्ग साइटेडनेस कहलाती है, आपको चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस से हम इसे करेक्ट करते हैं जो आपकी रेज को कन्वर्स करके इमेज को कहां बनाती है, डायरेक्ट ऑन रेटिना। तो यहां पर आप कैसे देख सकते हैं इसको, बाय करेक्टिंग बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question। What is the reason for the red color of the red soil? जो आपका red soil होता है वो red color किसकी वजह से होता है, due to the phosphoric acid, calcium sulfate, iron, aluminium। Very simple, your iron show the redness in the substances, so it contain iron, it contain lots of amount of iron, that's why the soil is appear to be red in color, because iron shows the red color। C is the correct answer। A non metal that is liquid at room temperature। जनरली हम नॉन मेटल्स की बात करें तो व्हाट आर दे, काइंड ऑफ दे आर टाइप ऑफ सॉलिड और इधर दे आर टाइप ऑफ गैसेज, लाइक वी कैन से दैट O2, N2, नाइट्रोजन, सल्फर, दीज आर इन द गैसेज फॉर्म। तो एक नॉन मेटल है जो ओनली इज द नॉन मेटल दैट इज फाउंड एट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन, ऑक्सीजन इज अ गैस, आयोडीन बेसिकली हमारा नॉन मेटल होता है सॉलिड की फॉर्म में, लेकिन ब्रोमीन इज द ओनली मेटल दैट यू विल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन JNV में ऑलरेडी आ चुका है, सैनिक में आ चुका है, तो बी रेडी फॉर इट्स RIMC ऑल्सो। तो नॉन मेटल है, लिक्विड रहता है जो रूम टेम्परेचर पर, दैट इज योर ब्रोमीन। तो यू कैन फाउंड इन द लेबोरेटरी इन अ बॉटल्स। तो ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। एंड विच मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दैट इज मर्करी। H is the symbol, Hg is the symbol। B is the correct answer for this question। नेक्स्ट, सोनोरिटी इज द एबिलिटी टू, सोनोरिटी क्या होती है, सोनरस, और वी कैन से सोनरस इज द एबिलिटी ऑफ मेटल, बट कैसी एबिलिटी, टू ब्रेक डाउन, नॉट इट इज ब्रेक डाउन इज ब्रिटल, दैट इज फाउंड इन नॉन मेटल। प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक विद हार्ड सब्सटेंस, यस सोनरस मीन्स टू प्रोड्यूस साउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, सोनोरिटी मीन्स टू प्रोड्यूस साउंड। तो सोनोरिटी का यहाँ पर क्या हुआ, टू प्रोड्यूस साउंड। तो वी कैन से दैट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक विद द हार्ड ऑब्जेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। बी बीटन इनटू थिन शीट्स, आप इनको चेंज कर सकते हो थिन शीट में, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी।
टू बी ड्रॉन इनटू वायर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी, और ये हमारी ब्रिटलनेस होती है नॉन मेटल की, बीट करने पर वो ब्रिटल ब्रेक हो जाते हैं जैसे कि आपका कोल। और बीटन इनटू थिन शीट, दैट इज मैलिएबिलिटी, मेटल्स बीट करने पर शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। ड्रॉन इनटू वायर जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। तो सोनरस प्रॉपर्टी कौन सी हो गई है? टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, इनमें से मेटल्स की, मेटल्स को आप जानते हो, दे आर सॉलिड, दे आर हार्ड, दे आर सोनरस, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, इनमें से नहीं है कैरेक्टरिस्टिक मेटल की। दे शाइन ब्राइटली व्हेन पॉलिश, करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इनकरेक्ट, बैड कंडक्टर नहीं होते हमारे मेटल्स, तो क्या होते हैं? दे आर द गुड कंडक्टर, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, दे कैन इजिली पास करंट, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट इज करेक्ट। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि दे आर द बैड कंडक्टर, क्यों? क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर, दे कैन पास करंट फ्रॉम इटसेल्फ, हीट भी और करंट भी दोनों ही, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड फॉर आवर आयरनिंग, दे आर यूज्ड एज आवर कुकिंग यूटेंसिल। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और हमें यहाँ पे नोट ही बताना है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, Zn इज द सिंबल ऑफ जिंक। जब आपका जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो यू हैव नो टू नो द फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। जब आपका जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? जिंक सल्फेट। जिंक क्या करेगा? सल्फेट सॉल्यूशन को अपने साथ मिक्स कर देगा एंड देयर इज अ रिमूवल और द लिबरेशन ऑफ अ गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। नाउ वी हैव टू चेक द ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। जिंक सल्फेट इज द प्रोडक्ट, हाइड्रोजन इज द प्रोडक्ट, तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है? यस, जिंक सल्फेट इज देयर, यस, एंड वी हैव जिंक सल्फेट इज फॉर्म Zn, और यहाँ पर हमारा लिबरेट हो रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमारा जिंक क्लोराइड, नो, जिंक सल्फेट एंड वाटर यहाँ रिएक्ट नहीं होगा, जिंक सल्फेट यहाँ फॉर्म होगा। जब भी हमारे मेटल, कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? किसी भी एसिड के साथ, तो द प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी सॉल्ट्स और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो जो हमारे यहाँ पर रिमूव होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड नहीं, हाइड्रोजन गैस के साथ वो लिबरेट होगा। तो जिंक सल्फेट के साथ कंप्लीट वाटर नहीं है, रिपीट हो रहा है, विच गैस विल बी लिबरेट आउट? तो इट विल लिबरेट आउट हाइड्रोजन गैस। तो क्योंकि जिंक क्लोराइड तो बनेगा नहीं, अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या रिलीज होगा? जिंक सल्फेट प्रोडक्ट होगा और साथ ही आपका हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट आउट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल अगर हमारा बनता है तो NaOH हमारे साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेट आउट। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो द लिबरेशन ऑफ गैस विल बी हाइड्रोजन एंड प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी सॉल्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जनरली आपके मेटल्स जो होते हैं वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं तेजी से ऑक्सीजन के साथ। अभी हमने रिएक्शन देखी किसके साथ? एसिड्स के साथ। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो इसी तरह मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो अपर साइड की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो हमारी जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज का, पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम से थोड़ा सा, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी होती है। मैं भी आपको रिएक्टिविटी शो कर देती हूँ, इसके लिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। यू कैन चेक। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन सोडियम, देन कैल्शियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, मोर रिएक्टिव कैल्शियम इज देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्करी। दिस इज द रिएक्टिविटी series increasing in the upper side. तो correct option is B. Move on to the next question. Which of the following has the highest carbon content? इन सब में से सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किसमें होता है? एंथ्रासाइट कोल में, बिटमस कोल में, लिग्नाइट में, नेचुरल गैस में। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। एंथ्रासाइट कंटेन कार्बन इन द रेशियो ऑफ, इन द परसेंटेज ऑफ 85 to 98% containing carbon, and it is a very useful carbon because it produces less of small when produces lot of smoke, even containing a lots of carbon that
help it to produces, so it is a hard coal and produces lots of smoke, produce करता है, burn करता है slowly, it will burn slowly and produce lots of carbon but lots of smoke but contain low volatile substance. लो volatile substance कम होते हैं, इसलिए वेपराइज ज्यादा नहीं होता है और बर्न करता है स्लोली और इट इज अ वेरी हार्ड कोल होता है containing 85 to 98% of anthracite. It is a very useful coal because it contain a low volatile substances and a very hard coal. तो A is the correct answer. Move on to the next question. A bird that migrate to India during winter season is common crow. नॉर्थ पोल से उड़कर आने वाले जो इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड आती है विंटर में, वो है हमारा साइबेरियन क्रेन. जीके में क्वेश्चन ये आ जाता है, बेसिकली आरएमएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस लेवल के क्वेश्चन. तो बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is responsible for growth? Healing wounds, cell division, cell maturity, difference in shape. हमारा जो डिवीजन होता है, रेस्पॉन्सिबल जो हमारी ग्रोथ होती है बॉडी में, वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द सेल डिवीजन. जब हमारी सेल लगातार डिवाइड करती हैं 1 to 2, 2 to 4, तो हमारी बॉडी ग्रो करती है. तो सेल डिवीजन इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. अगर कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स मेड अप ऑफ मैनी सेल, जो ज्यादा सेल्स का बना है, दे आर नोन एज मल्टी सेल्यूलर. तो उनका जो लोवेस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो स्टूडेंट, सभी का जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेल. सेल से बनता है टिश्यू. सेल होता है सिंगल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट. वो जुड़ती है तो बनाती है ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. टिश्यू से बनते हैं एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन जो स्पेसिफिक टिश्यू का बना है. ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से रेडी होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है सबसे लोवेस्ट किसी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होती है? सेल. सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन. तो ए इज द correct answer. Move on to the next question. Which of these is called the master gland? We have already discussed this type of question. Our master gland is known as the pituitary gland because it control the other gland. और जो दूसरों को कंट्रोल करे, that is a master. तो it control other gland, that why pituitary gland is known as the master gland. Okay, तो A is the correct answer. Move on to the next question. Which of these is called the gland of emergency? जो हम वो gland जो emergency में काम करती है, that is adrenal gland, that will secrete a hormone that is known as stress hormone. And stress hormone is the hormone that is secreted at the time of nervousness, fear, anxiety. So that's why this is also known as adrenal, the hormone secreted by the adrenal gland. That's why it is known as adrenal, or the other name in this common language, that is stress hormone. And this is the one of the favorite question of RIMC exam. बहुत बार आ चुका है, fill in the blanks की फॉर्म में भी आ चुका है, 2014 में, 17 में भी आ चुका है. तो एड्रेनल ग्लैंड, जब भी हम नर्वस होते हैं, कभी भी हमें किसी तरह का फियर होता है, हम पेल बढ़ने लगते हैं, स्वेट रिलीज होने लग जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी इमरजेंसी कंडीशन में हार्मोन सिक्रीट करने वाली ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है, एंड दैट विल लिबरेट अ हार्मोन और सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज नोन एज एड्रेनाइल, एंड द अदर नेम इज एपिनेफ्रिन भी इसे बोला जाता है और स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है. Move on to the next question. A non-luminous flame appears. जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होता है मीन्स द आउटर जोन जहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और द हॉटेस्ट पार्ट, अगर हम बात करें नॉन ल्यूमिनस जोन का, सबसे जो टिप पे जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो किस कलर का होता है? इवन यू कैन सी इन द डायग्राम. तो आउटर जोन जो होता है जहां पर किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीट वेपराइजेशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, दैट इज इन द ब्लू कलर. और अगर एग्जाम में ब्लू कलर नहीं आता तो आप यहां से और क्वेश्चन देख सकते हैं. इस डायग्राम से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. जैसे मिडिल जोन आपका होता है येलो कलर का, जो सबसे अनवंड वैक्स होता है दैट इज ऑफ ब्लैक कलर. तो यहां पर जो आपका नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जोन है दैट इज ब्लू इन कलर. बी इज द करेक्ट आंसर. द टू टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, हमारी बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्सेप्ट द सेक्स क्रोमोसोम्स आर द ऑटोसोम, दैट इज द पेयर ऑफ 21 क्रोमोसोम, एंड वी हैव टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, XX इन फीमेल, 21 प्लस XY दैट इज इन मेल. तो हमारी बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दे आर X और Y. तो करेक्ट ऑप्शन इज, सैनिक स्कूल में इस तरह का क्वेश्चन आया है, बी रेडी फॉर RIMC. तो X एंड Y आर द सेक्स क्रोमोसोम. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू रिड्यूस ड्रैग, ड्रैग कम करने के लिए, ड्रैग मीन्स दैट इज द फ्रिक्शन अफेक्टेड ड्यू टू द लिक्विड्स और द गैसेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्रैग. ऑटोमोबाइल और शिप और एरोप्लेन को डिजाइन किया जाता है किस शेप में? बेसिकली दे आर इन द शेप ऑफ लाइक बर्ड्स, और वी कैन से दैट द शेप ऑफ स्ट्रीमलाइन शेप. जो बर्ड्स को उड़ने में या कोई भी फ्लाई करने में हेल्प करती है वो
वो कैसी बॉडी करती है, होलो बोन से बनी हुई उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो यहाँ पर जो ड्रैग कम करने के लिए ऑटोमोबाइल और शिप और एरोप्लेन को डिजाइन किया जाता है वो किस शेप में किया जाता है, दैट इज इन द स्ट्रीमलाइन शेप। बी इज द करेक्ट आंसर। द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज दैट, फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है? बेसिकली बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट इज अकर ड्यू टू द मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। आप जब भी कभी मोशन कंडीशन में होते हैं तो जो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है दैट इज नोन एज योर फ्रिक्शनल फोर्स और इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये क्या करता है, इसका क्या डिसएडवांटेज है? बिकॉज यू नो दैट कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, ये नेसेसरी भी है पर एक इविल भी है क्योंकि ये बहुत सारा नुकसान भी करता है। जैसे फ्रिक्शन की वजह से ही आपके जूते कपड़े सब फट जाते हैं तो इट कॉज वियर टियर, यस इट कैन मेक मशीन पार्ट हीट अप। जब फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन तो आपके मशीन के पार्ट गर्म भी हो जाते हैं, जैसे आप अपनी पाम को आपस में रगड़ेंगे तो वो हीटअप हो जाती है। इट कैन रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल, फ्रिक्शन की वजह से एक्स्ट्रा आप, क्योंकि जब आपके मोशन पे कोई एक अपोजिट फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी मूवमेंट के लिए, जिसकी वजह से एनर्जी का वेस्टेज होगा। तो ऑल दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। प्रेशर, फोर्स और फ्रिक्शन पे एवरी ईयर एक क्वेश्चन जरूर आता है आपकी डेली लाइफ कंडीशन पर। तो फ्रिक्शन अगर आपको याद रहेगा इट इज अ अपोजिट डायरेक्शन फोर्स। जब आप कभी फोर्स लगा रहे होते हैं तो जो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ प्लेस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर अकर ड्यू टू अवर एटमॉस्फेयर, जिसके लिए हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था। लाइक 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज द यूनिट जो हम बैरोमीटर से नापते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा किसी भी प्लेस का, वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर आपका डिक्रीज होने लगेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही एल्टीट्यूड मीन्स जैसे ही हाइट बढ़ती जाएगी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अ बॉडी वाइब्रेटिंग विद अ हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, जितना ज्यादा ऑसिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये साउंड चैप्टर से क्वेश्चन है। तो अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही है हायर फ्रीक्वेंसी के साथ मीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज ज्यादा है, तो क्या होगा? हायर विल बी द पिच, उतना ही आपकी साउंड में क्या होगी? श्रिलनेस होगी, क्योंकि वाइब्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है पर सेकेंड में, तो श्रिलनेस बहुत ज्यादा होगी जिसकी वजह से आपकी पिच भी हायर होगी। तो साउंड कैसी हो जाएगी? बहुत ज्यादा श्रिल हो जाएगी ड्यू टू द रिपीटिशन और ड्यू टू द लॉट्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन किया जा रहा है और इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा है ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है आपका? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस होगा? तो आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है दैट इज वाटर, HOH लिख सकते हैं या हम ब्रेक डाउन करके इसको H2O लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन गैस एज कैथोड, यस हाइड्रोजन गैस इज पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट, तो ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट। क्लोरीन गैस एट एनोड, एनोड की हमने बात की थी, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, Cl पे चार्ज है नेगेटिव, तो ये कहाँ जाके लिबरेट हो जाएगी? पॉजिटिव है, बिल्कुल करेक्ट। एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देख लेते हैं, NaCl प्लस H2O, H2O को वी कैन राइट लाइक दिस, तो Na पॉजिटिव विल गोइंग टू मेक अ कंपाउंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर आपका जो लिबरेट हुआ है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा हाइड्रोजन गैस भी बन रही है जो कहाँ जा रही है? कैथोड पर। क्लोरीन गैस भी बन रही है जो कहाँ जा रही है? एनोड पर। और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na इज सोडियम, OH इज हाइड्रोक्साइड, तो आपका ये प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो इट मीन्स ऑल दी थिंग्स विल बी गोइंग टू प्रोड्यूस। तो व्हेन NaCl will react with the electrolysis solution that is the water, तो the product will be NaOH प्लस यहाँ पर हमारा H पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा NaOH बन गया और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव आपका कैथोड पे जाएगा, Cl आपका नेगेटिव चार्ज है तो एनोड इलेक्ट्रोलाइट पे जाएगी और प्रोडक्ट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस पे हो, पर ये क्वेश्चन लगता जरूर है एग्जाम में, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट, दीज आर ऑल द 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको इनके आंसर कुछ पता होंगे, कुछ
आपको अब पता चल गए होंगे, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। तो एग्जाम में इन्हें बिल्कुल स्किप ना करके जाएं, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगर आप इन्हें भी करके जाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस number. So student, thanks for watching. See you soon with the next video. Bye bye. Good night.